हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चा लोग अभी 11th स्टैंडर्ड का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो ये पूरा बेसिक से उठाकर हम पूरा एडवांस तक, मतलब कि जो भी हमारा बेस वाला पार्ट है, जो बच्चे अभी स्कूल में अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं या कोचिंग में पढ़े हैं नहीं पढ़े, जो भी कुछ हुआ, मतलब कि अगर आपने कहीं पर भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, वो सारी आपकी जो भी टेंशन है मुझ पर छोड़ दिए। ये जो पूरा चैप्टर का जो सीरीज चलने वाला है उसमें हर टॉपिक को परफेक्टली डिटेल में थ्योरी पार्ट उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, एंड उसके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम करेंगे एंड साथ साथ में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मतलब क्या, पूरा चैप्टर 1 का एक परफेक्ट पैकेट बनने वाला है यहाँ पर, राइट। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बेसिक से स्टार्ट कर दे, एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बेसिक पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, लेकिन यार वो आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो मुझे परफेक्टली, या आपको भी अभी याद होगा या नहीं याद होगा, तो हम थोड़ा बेसिक से जीरो से स्टार्ट करते, राइट। तो सबसे पहले बच्चा लोग एटॉमिक मास मतलब क्या है, तो देखिए यहां पर एक डेफिनेशन है। एटॉमिक मास इज अ नंबर, कोई एक नंबर है विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम of element is heavier than 1/12 mass of 112C कार्बन। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे वर्ड्स में समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अभी यहां पर लिखा है हाउ मेनी टाइम्स एन एटम, एज ए एग्जांपल कि हम ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉपर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई भी एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट उसका कोई एक एटम, एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ अ कार्बन। अब यहां 12C मतलब 12 कार्बन नहीं, इसका एक्चुअली मतलब लिखने में ऐसा है, ओरिजिनली इट इज लाइक दिस। हाँ, वो वाला कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है। हम सबको पता है कार्बन के दो आइसोटॉप्स, एक कार्बन का 12 वाला एंड दूसरा है कार्बन का वो 14 वाला, याद है ना आपको, जो रेडियो एक्टिव है। यस, तो ये C12 मतलब कि कोई एक सी, इसका जो मतलब है ना वो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए यहां पर एक आप लोगों ने ये भी देखा होगा लोअर स्टैंडर्ड में, अभी या आपके टेक्स्ट बुक में, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। एक AMU का क्या मतलब होता है कि कोई एक कार्बन एटम का मास जो भी है, राइट, उसका कितना पार्ट लेना है आपको, 1/12, इट इज इक्वल टू 1 AMU। समझ में आ रहा है? तो कुछ कुछ बच्चे यहां पर ये कंफ्यूज होते हैं कि कंफ्यूजन क्या होता है। देखिए कि सर यहां पर 1/12, अभी हमें कार्बन का मास तो पता है वो भी 12 है, तो सर 12 तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे? नहीं बच्चा लोग, जो 12 जो कार्बन का मास लेते एक्चुअली वो आपको 12 क्या लिखते हैं, 12 AMU या 12 ग्राम। वो सारा जो कंफ्यूजन है ना, वो सारा कंफ्यूजन स्टेप बाय स्टेप आज हम खत्म करने वाले, राइट। तो एक दो स्टेप आगे जाते हैं, फिर से वापस इसी डेफिनेशन पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये जो लिखा है हाउ मेनी टाइम्स इट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो समझ में आएगा। देखिए अभी हमने ये पढ़ा कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। अच्छा, मास ऑफ C12 एटम जो भी है, मैंने आपको यहां पर एक कार्बन एटम दिखाया हुआ है। बच्चा लोग हम सबको पता है कि जो कार्बन, कोई एक कार्बन एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कोई एक कार्बन है, हम सबको पता है कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन रहते हैं, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। यस, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई मैंने P के ऊपर यहां पर प्लस लिखा है। एंड 6 न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, राइट, यहां पर 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। हम सबको पता है कि किसी भी एटम का जो मास इट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। नहीं पता है तो आप समझ लीजिए कि जो भी मास इट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, मतलब ये निग्लिजिबल है, इग्नोर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम एटम के मास में कंसीडर नहीं करते। जो भी मास आप लोगों ने सुना है, मतलब आप कार्बन का आपने जो मास अभी तक जो 12 सुना है, या सोडियम का 23 सुना है, XYZ जो भी आपने एटॉमिक मास सुना है, राइट, तो वो सारा जो समेशन है वो किसका है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। चलिए वो तो समझ गए। तो अभी देखिए 1 AMU को साइड में छोड़ दे, पहले मास ऑफ 1 C12 एटम, कोई एक C12 एटम है उसका मास कितना होना चाहिए। तो देखिए अभी मैं यहां पर आपको एक लिख कर दिखाता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, पर्टिकुलरली हम इसके बारे में पहले बात कर लें, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो अच्छा बच्चा लोग, मैं ये लिख सकता हूं मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू
6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। सही है कि नहीं? जो भी कार्बन, कोई एक कार्बन एटम का जो भी मास है वो क्या हो सकता है? 6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन एंड 6 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है। चलिए सही बात है। अभी देखिए, आप लोगों ने कहीं पर भी अगर मास देखा है तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास ऑलमोस्ट सेम है, राइट? मतलब कि समझ लीजिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भी मास है हम यहां पर साइड पर लिख कर देते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन देखिए बच्चा लोग क्या है, तो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। आप लोग बोलेंगे सर यहां पर 10⁻⁻27 आता है। यस, टेक्स्ट बुक में 27 है, लेकिन वो यूनिट केजी में है, यहां पर मैंने ग्राम में लिया है, राइट? तो केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया, मतलब 10⁻24 हो गया, जो 10⁻27 था। मास ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज ऑल्सो नियर टू 1.67 10⁻24 ग्राम। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं 12 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ भाई लिख सकते हैं 12 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, मतलब क्या हुआ? 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻24 ग्राम। तो ये बच्चा क्या हो गया? दिस इज दी व्हाट? मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो आप लोग बोलते थे कि सर हम जो 12 लिखते थे वो क्या था? वो धीरे धीरे समझ में आएगा। आप जो 12 लिखते थे, एक्चुअली आप लोगों ने जो 12 लिखा था ना, वो तो क्या होता है, आप लिख रहे सिर्फ उसके अंदर कितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब कि व्हेन वी आर राइटिंग लाइक दिस, कार्बन नंबर 6 उसके ऊपर 12, तो ये 12 हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नॉट ए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास एक नहीं है, हमने ये समझ कंसीडर कर लिया है, राइट? तो 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो ये जो हमने 12 लिखा एक्चुअली इट इज द नंबर, मतलब कि समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थोड़ा धीरे धीरे और आगे जाएंगे तो परफेक्टली 2-5 मिनट में ज्यादा समझ में आ जाएगा, राइट? हम बेसिक से पूरा डिटेल में उठा रहे, किसी भी बच्चे ने अगर 0 पढ़ा हुआ है तो भी उसको ये परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए ये यहां से मुझे मिल गया क्या? मास ऑफ एक कार्बन एटम। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 AMU? तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एक कार्बन का मास। तो देखिए अभी वो क्या हो रहा है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो 12 इंटू 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, तो अभी 12 कैंसल, तो बचा क्या? 1.67 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। अच्छा, अभी समझ में आया कि 1 AMU का जो भी वैल्यू है वो कहां से आता है। बहुत सारे बच्चे इसको सिर्फ याद कर लेते, कभी कभी बच्चों को पता भी नहीं होता है कि यार 1 AMU का ये मतलब 1.67 10⁻24 कैसे हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 AMU का मतलब ये भी हो सकता है कि 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। हम 1 AMU बोले या एक प्रोटॉन का मास बोले, दोनों चीजें क्या है? सेम। ये मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, तो यहां से आया 1 AMU का वैल्यू, राइट? अभी कुछ बच्चे थोड़ा और कंफ्यूज हो गए, तो सर कभी कभी मास आपने बताया AMU यस या स्मॉल यू लिखते हैं, मतलब कभी कभी हमने मास ये भी देखा हुआ है एंड कभी हम मास ग्राम में भी लिखते हैं, तो ये डिफरेंस क्या है? तो चलिए थोड़ा और आगे समझते तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एटॉमिक मास बच्चा लोग एक्चुअली में हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, AMU यूनिट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम यूनिट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो AMU कब यूज होता है? तो कि टू रिप्रेजेंट मास ऑफ सिंगल एटम, किसी भी सिंगल एटम का मास आपको रिप्रेजेंट करना है तो 12 मतलब कि AMU रिप्रेजेंट होता है एज ए एग्जांपल कि अगर आपको मास ऑफ 1 कार्बन एटम लिखना है, राइट, एक कार्बन एटम का, तो ये आता है ऐसे 12 AMU। मतलब कि 12 क्या है बच्चा लोग, अभी आपको परफेक्टली समझ में आएगा। एक्चुअली देखो ये जो 12 नंबर है ना, इट इज द समेशन ऑफ 6 + 6, 6 प्रोटॉन
6 न्यूट्रॉन एंड AMU का मतलब हम सबको पता है क्या है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। तो एक्चुअली में जो हम 12 AMU लिखते हैं इसका मतलब ये होता है ये 12 इंटू 1.67 10⁻24। दैट्स वाई जब भी हम किसी भी एक कार्बन का मास दिखाते हैं तो हम बोलते हैं 12। सही बात है, लेकिन उसके पीछे यूनिट आपको लिखना है AMU जब भी सिंगल कार्बन एटम हो। एंड ग्राम एटॉमिक मास मतलब कि ग्राम हम कब यूज करते हैं तो टू रिप्रेजेंट कब तो मास। यस, बहुत सारे बच्चों को पता होगा क्या होगा मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स। अच्छा याद आया, ये जो नंबर है बच्चा लोग शायद आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हो, इट इज दी एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने वो बताया, वो भी धीरे धीरे हमें आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आने वाला है मोल, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एवोगैड्रो ने ऐसा बताया कि अगर हम 6.022 10⁻23 जितने मॉलिक्यूल्स या आइटम्स या कुछ भी लेते हैं राइट, तो उसे 1 मोल कहा जाता है। मतलब कि इन जितने भी एटम है उनका मास जो भी हम कैलकुलेट करेंगे तो एक का मास ये है 12 इंटू 1.67 10⁻24 राइट, और ये जो मास है वो मास ऑफ 6.022 10⁻23। एज ए एग्जाम्पल जो हमने यहां पर एग्जाम्पल लिखा है सेम उसी तरह से यहां पर हम कार्बन का मास लिखेंगे 12 ग्राम। क्या मास लिखा मैंने 12 ग्राम, तो ये 12 AMU मतलब मास ऑफ सिंगल कार्बन, ये 12 ग्राम मतलब मास ऑफ 6.022 10⁻23 आइटम्स। अच्छा अभी आपको समझ में आया। तो हम 2-3 स्लाइड बैक जाकर जो हमारा डेफिनेशन था वो देखते हैं। देखिए हाँ अभी देखिए आपको परफेक्टली समझ में आएगा। कोई भी एटम है उसका एटॉमिक मास हमें क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अच्छा एक कार्बन एटम का मास अभी आपको समझ में आ गया 12 AMU रहता है राइट, यस और नो 12 AMU रहता है। 12 कैंसिल करेंगे तो AMU का तो वैल्यू क्या आता है 1.67 10⁻24 ग्राम राइट। तो देखो यहां पर 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो 12 ये भी हमने नेक्स्ट यहां पर आपको दिखाया है राइट। 1/12 देन मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 10⁻24। उसके बाद हमने डिस्कस किया ये दो तरह से हम मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने AMU में रिप्रेजेंट किया तो इट इज ओनली फॉर सिंगल एटम, एंड अगर हमने 6.0 ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो वो किसके लिए फॉर द 1 मोल मतलब 6.022 10⁻23 एटम्स के लिए वो मास 12 ग्राम होता है। ओके चलिए अभी कुछ एलिमेंट्स के यहां पर मैंने एटॉमिक मास दिए हुए, तो यहां पर बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि सर एग्जाम में हमें सारे एटॉमिक मास याद करके जाना है। तो नहीं बच्चा लोग, आपका जो बोर्ड एग्जाम रहेगा ना वहां पर भी, अभी तो हम 11th में पढ़ रहे हैं लेकिन 12th का बोर्ड एग्जाम आता है वहां पर भी सभी एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स वहां पर जरूरी है सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दिए हुए होते हैं, डोंट वरी। एंड दूसरी एक अच्छी बात कि यार ये जो सारे एटॉमिक मास है आप 11-12 स्टैंडर्ड में इतनी बार नंबर ऑफ टाइम्स वो आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे, इतने टाइम्स आप यूज करेंगे कि आपको एग्जाम के वक्त वो सोचने की या वो टेंशन वाली बात भी नहीं रहेगी कि यार एग्जाम में ऑक्सीजन का मास दिया हुआ होगा या नहीं दिया हुआ होगा। डोंट वरी आपको याद ही हो जाएगा राइट। तो ये मैंने सिंपल यहां पर आपको दिखाने के लिए 1 to 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यहां पर आपको दिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी गूगल से या अपने टेक्स्ट बुक से भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन मैंने यहां पर क्यों दिया है, तो मैंने आपको इसलिए दिया कि आपको ये जो 1 to 30 इसमें से कौन से एलिमेंट्स वो है जिसकी बहुत मतलब रूटिंग इतनी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो वो सारे एलिमेंट्स देखिए कौन से है। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है राइट। सबसे पहले डेंजर वाला है कार्बन, मतलब कार्बन रूटिंग है। एक नाइट्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास, ये सारे रूटिंग ज्यादा है। फिर सोडियम बहुत बार आएगा, Mg, एल्यूमिनियम राइट। एल्यूमिनियम का मास आपको याद रखना है। देखिए सोडियम में जो भी नंबर है सोडियम का 11, उसका जो भी एटॉमिक मास है राइट वो एक नंबर ज्यादा है। आप सबको पता होना चाहिए कि एक नंबर यहां पर क्यों ज्यादा है। तो बच्चा लोग यहां पर देखिए ऐसा होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन राइट। तो हम सबको पता है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन होने वाला है। तो जो भी एटॉमिक नंबर है, स्पेशली सोडियम के बारे में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा आपको वो भी समझ में आएगा। सोडियम का नंबर बच्चा लोग देखिए 11 है। अगर सोडियम का नंबर 11 है, थोड़ा इसको मैं साइड ले लेता हूं तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर सोडियम का नंबर 11 है मतलब ये जो 11 है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी है, तो यहां पर न्यूक्लियस में होंगे 11 प्रोटॉन एंड सेम सराउंडिंग 11 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में सेम रहते हैं। भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि भाई जो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है वो प्रोटॉन सिर्फ उतने ही इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं न्यूट्रल पोजीशन में, एंड एटम आपका स्टेबल बन जाएगा, राइट। अगर ज्यादा है कम है तो वो थोड़ा आगे हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो भगवान ने ऐसी चीज बनाई हुई है। फिर यहां पर हम मास लिखते हैं, उसका रिप्रेजेंट करने का स्टाइल ऐसा है। तो भाई व्हाट इज दिस, तो ये जो चीज है वो है बच्चा लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। शायद बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें पता होगी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब कि देखिए यहां पर प्रोटॉन तो हमें पता है फिक्स कितने हो गए, प्रोटॉन है 11, तो अभी 23 में से 11 में माइनस करूंगा तो जो बाकी के बचेंगे वो 12 क्या रहेंगे, न्यूट्रॉन रहेंगे। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे, मैंने क्या बताया, कुछ कुछ ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे कि जहां पर आप जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सभी केसेस में डबल ही है, डबल ही है, डबल ही है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कि डबल से एक दो कुछ ज्यादा रहता है। जैसे हमने सोडियम में देखा कि सोडियम का नंबर 11 है तो एक्चुअली उसका मास होना चाहिए था 22, लेकिन 23 है, क्योंकि वहां पर भाई एक न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो दूसरी एक बात कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं भाई, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। क्या बताया मैंने फिर से, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का रेशियो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, न्यूट्रॉन का चलेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो नेम आया है ना वो नेम ही आया है न्यूट्रल से। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं रहता, वो न्यूट्रल है। वो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, राइट। तो मेरे कहने का मतलब यह कि प्रोटॉन तो यहां पर जो 11 दिया तो 11, न्यूट्रॉन 1 2 3 या ऊपर नीचे कुछ भी हुआ तो चलेगा, राइट, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। वो कुछ जो भी है जो चार्ज है उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करता है। तो यार एक सोडियम का थोड़ा आपको मैंने बताया एक्सेप्शनल आपको देखना है। उसी तरह से सेम एल्यूमिनियम में, भाई एल्यूमिनियम का नंबर क्या है, तो एल्यूमिनियम का नंबर यहां पर है 13, तो ऑब्वियसली 13 का मतलब क्या हो गया, वहां पर क्या है, न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है, 13 सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, एंड अब ये जो ऊपर मास लिखा है 27, तो भाई प्रोटॉन तो मुझे पता है 13, तो मैं लिख देता हूं 13, तो अभी 13 प्लस 13 तो 26 होगा, लेकिन एक न्यूट्रॉन ज्यादा है, मतलब कि न्यूट्रॉन कितने हैं 14 वहां पर, राइट। तो 13 प्लस 14 27, समझ में आ रहा है। तो ये भी थोड़ा एक एक्सेप्शनल टाइप का है। उसी तरह से थोड़ा और एक एक्सेप्शनल टाइप का है फास्फोरस, तो ये भी आपको याद रखना, उसका 31 है। सल्फर का चलेगा, डोंट वरी। क्लोरीन 35.5, उसके बाद पोटेशियम भी थोड़ा रूटीन है, कैल्शियम भी रूटीन है, ओके। बाकी के जो 21 to 30 एलिमेंट्स है उनमें से कभी कभी ये आयरन आ जाता है, फिर कभी कभी ये निकल या सीयू आ जाता है, लेकिन डोंट वरी, इन सभी का मास तो एग्जाम में आपको दिया हुआ होता है। हाँ, ये कार्बन ऑक्सीजन का भी मास एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 12th में भी देते हैं, तो ऑब्वियसली 11th के आपके स्कूल एग्जाम में तो देंगे ये। बाकी तो आपको ये एलिमेंट्स के मास ऑलवेज पता होता है। ये एलिमेंट्स के अगर क्वेश्चन पेपर में आपको मास नहीं दिए तो आप जब भी एग्जाम में बैठे हो तो क्लास में जो भी सुपरवाइजर कोऑर्डिनेटर टीचर है आप उनसे कह सकते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स का या इस एलिमेंट का मास मुझे नहीं पता है, तो ऑब्वियसली वो आपको बता देंगे, राइट। मतलब ये कोई चोरी की बात नहीं है, ये किसी भी बच्चे को पता नहीं होता है। एज ए केमिस्ट्री टीचर जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है सभी का मास मुझे भी ऑलवेज याद नहीं रहता है। जब रूटीन होता है, जब जरूरत होती है तब 2-5 दिन याद रहता है, लेकिन ऑलवेज वो सारे एलिमेंट्स के सभी के मास मुझे भी याद नहीं है और वो जरूरी भी नहीं है, राइट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते थोड़ा और। चलिए अभी एटॉमिक मास के बाद बच्चे लोग अभी साथ साथ में पढ़ रहे एवरेज एटॉमिक मास। अभी एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, दोनों में क्या फर्क हो गया भाई, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन सी 2 or more than 2 आइसोटॉप्स। अच्छा, तो आपने शायद लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आपने भी पढ़ा है, और यह स्कूल में आपको पढ़ा है, डोंट वरी। कहीं पर भी नहीं पढ़ा है तो अभी फिर से हम पढ़ा देते। आइसोटॉप का शॉर्ट में मीनिंग ये होता है
इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। इसे ये भी कह सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर, क्या, सेम एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर सेम तो प्रोटॉन भी सेम, दोनों भी मतलब सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन सिर्फ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहता है, दैट्स वाई उनका मास डिफरेंट हो जाता है। एक दो एग्जांपल देखिए, कार्बन बच्चा लोग ये 3 आइसोटॉप में अवेलेबल है। अभी मैंने बताया कार्बन, मैंने क्या बोला, कार्बन, कार्बन बोला मतलब कि कार्बन का मास यहां पर क्या है, ऑब्वियसली ऑलवेज, सॉरी नंबर क्या होगा, 6। अगर उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन नहीं होंगे, एक दो भी प्रोटॉन ऊपर नीचे होगा तो वो कार्बन नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, और कोई भी एलिमेंट बन जाएगा, उसे हम कार्बन नहीं कहेंगे। तो आप दिमाग में एक चीज बिठा देना, कभी भी किसी भी एलिमेंट में जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं वो प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होते। हाँ होते हैं वो एक्सट्रीमली कंडीशन में, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जो अभी हमारे सिलेबस की बात नहीं है, वो वहां पर यूरेनियम थोरियम में वहां पर न्यूक्लियर मतलब एक टाइप का फ्यूजन फिजन टाइप का रिएक्शन होता है, और बहुत बहुत बड़ी बात है। कभी भी 11 12 साइंस में वो चीजें नहीं आने वाली। तो डोंट वरी, उन सारी चीजों को अभी इग्नोर करके ये समझते हैं कि कभी भी हम न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटॉन है ना, वो प्रोटॉन चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोटॉन चेंज तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक दो ऊपर नीचे हुए एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होता। आपने सोडियम के ऊपर ऐसा देखा हुआ है Na+, मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। Cl के पास -1, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 आता है, नाइट्रोजन के ऊपर -3 आता है। हाँ ये चीजें आपको नहीं आती है, डोंट वरी, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। लेकिन मैं ये कहना ये चाहता हूं कि अगर यहां पर प्लस माइनस कुछ भी 1 2 3 4 ऊपर नीचे, तो इसे सोडियम ही कहा जाता है, इसे क्लोरीन ही कहा जाता है, इसे नाइट्रोजन, इसे ऑक्सीजन ही कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन 1 2 ऊपर नीचे हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोटॉन चेंज हो गए, अगर समझ लिए कि 7 प्रोटॉन है तो मैं उसे ऑब्वियसली नाइट्रोजन कहूंगा। एक प्रोटॉन बढ़ गया तो नाइट्रोजन नहीं भाई, अभी 8 प्रोटॉन वाला नाइट्रोजन नहीं, उसे कहा जाता है ऑक्सीजन। तो कभी भी प्रोटॉन चेंज नहीं होते। तो आइसोटॉप का मतलब है प, आइसोटॉप, पी से आपको याद रखना है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहता है, वहां पर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहते हैं, दैट्स व्हाई उनका मास देखिए, यहां पर कार्बन का मास 12, देन 13, देन 14। अभी उसका देखिए यहां पर रिलेटिव एबंडेंस, मतलब क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर, जो हमारा अर्थ है पूरा, वहां पर कार्बन के परसेंटेज लिखा है तो ऑलमोस्ट 98.89, मतलब 99% समझ लीजिए कि जो कार्बन है वो C12 फॉर्म में है। सभी आप ट्रीज देख लीजिए, पेपर जो भी है, बड़ा आप जो कोल देख लीजिए, राइट, तो वो सारा कौन सा फॉर्मेट है, C12 फॉर्म में अवेलेबल है, उसका एटॉमिक मास है 12। फिर कार्बन 13 वाला भी एक अवेलेबल है, लेकिन उसका परसेंटेज पूरे अर्थ पर कितना, सिर्फ 1.1, उसका मास है 13.00 समथिंग, मतलब 13 ले लिया। एंड ये जो C14 जो रेडियो एक्टिव है, उसके परसेंटेज, नंबर भी नहीं है, ये तो परसेंटेज है, 2 × 10⁻⁻10, मतलब 0.00000010 टाइम्स 0, उसके बाद 2%, मतलब कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल अमाउंट में वो हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, लेकिन है भाई। तो कार्बन का एवरेज मास, कार्बोनिक 12 फॉर्म में भी अवेलेबल है, 13 में भी अवेलेबल है, 14 में भी अवेलेबल है, तो एवरेज कितना निकल के आता है, तो उस एवरेज को फाइंड करने के लिए हम 9 10 का थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करेंगे। देखिए एवरेज मास इज इक्वल टू समेशन, राइट, सिग्मा अबंडेंस परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास। अगर ये चीजें समझ में नहीं है तो डिवाइड बाय 100। तो एक एग्जांपल से, इसीलिए मैंने आपको यहां पर समझाया हुआ है। देखिए कि जो भी आपको परसेंटेज दिए इनटू आपको क्या करना है, उसका मास, परसेंटेज इनटू मास, तो परसेंटेज इनटू मास देन समेशन, अगेन परसेंटेज इनटू मास देन समेशन, परसेंटेज इनटू मास, जो भी है। अब ये सारी वैल्यू परसेंटेज में रखी हुई, तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो इसका वैल्यू नियरली आता है 12.011। ये स्मॉल यू मतलब AMU, एक कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास यहां पर निकल के आ गया। अभी किसी एलिमेंट के सिर्फ 2 ही आइसोटॉप है, तो आपको 2 बार ये चीज करनी है, परसेंटेज मास प्लस परसेंटेज इनटू मास। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, राइट। तो ये एवरेज एटॉमिक मास। चलिए उसका एक क्वेश्चन देखते, थोड़ा और पता चलेगा। देखिए, कैलकुलेट द एटॉमिक मास लाइक एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। जो भी आपको डेटा दिया है वहां से आपको कार्बन का एवरेज मास पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए एक आपको, सॉरी कार्बन क्लोरीन,
तो एक क्लोरीन आपको 35 वाला, दूसरा एक क्लोरीन 37 वाला दिया है, उसका आपको परसेंटेज दिया है, एंड यहां पर आपको सॉरी एलिमेंट है तो मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, एटॉमिक मास, तो उसका क्या आएगा, एटॉमिक मास। चलिए, तो परसेंटेज, एटॉमिक मास दोनों चीजें आपको पता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास। तो हम क्या करेंगे, देखिए 75.77 इंटू 34.9689, सभी डिजिट लेना है, सभी डिजिट लेना दिया है तो ले लेते, समेशन अगेन परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास 36.9659, राइट, एंड हम करेंगे डिवाइड बाय 100, तो जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट विल बी क्या, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो काफी सिंपल है, जो भी आपको थोड़ा दिमाग में ये याद रखना है कि एवरेज एटॉमिक मास जो भी है वो परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास, समेशन आपको जितने भी आइसोटॉप्स दिए हुए उतने आपको परसेंटेज मास, परसेंटेज इंटू मास, समेशन करते जाना है एंड डिवाइड बाय 100 करना है। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। चलिए, अभी इसी में आगे यार एक और वर्ड है, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास, हाँ आप लोगों ने 9-10 स्टैंडर्ड में ये भी चीज पढ़ी हुई है, लेकिन हमने बताया कि हम जीरो से बेसिक से उठाकर, मैं आपको यहां पर मॉलिक्यूलर मास सिखाने के लिए नहीं आया हूं। मॉलिक्यूलर मास में अभी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक, मतलब कि जितने भी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स दिए और उनके मॉलिक्यूलर मास में क्या कंफ्यूजन होता है, कैसे करना है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। सिंपल 1 मिनट में सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द समेशन, क्या है भाई, एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर जो भी आपके एटम्स प्रेजेंट है, सिर्फ उनके एटॉमिक मास का क्या करना है, समेशन करना है। कैसे, 1-2 एग्जांपल से देखेंगे तब पता चलेगा। देखिए, मैंने हर टाइप का एक क्वेश्चन लिया है, तो आपको परफेक्टली ये मॉलिक्यूलर मास समझ में आ जाएगा। जो भी बच्चे कहीं पर भी नहीं पढ़े, सिर्फ इस वीडियो से परफेक्टली समझ जाए। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, H2O। तो देखिए, H2O में एटॉमिक मास क्या होना चाहिए H2O का, तो सिंपली 2 टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले एकदम सिंपल, एग्जाम में ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम बेसिक से समझ रहे हैं ना, तो लिखते हैं, राइट, 2 टाइम्स क्या, मास ऑफ हाइड्रोजन, ये भी हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास स्पेसिफिकली, 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस अगेन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, तो 2 हाइड्रोजन का मास है 1, ऑक्सीजन का मास हम सबको पता है क्या है बच्चा, 16, तो टोटल मास बना आपका 18। अब 18 के पीछे आपको एएमयू लिखना है या ग्राम लिखना है, वो तो एग्जाम में आपको सिर्फ एक H2O एटम के बारे में पूछा है तो एएमयू, पूरे 1 मोल के बारे में पूछा है तो 18 ग्राम। मतलब एएमयू एंड ग्राम में दोनों का वैल्यू, आगे जो नंबर्स आते हैं वो नंबर सेम है, सिर्फ दोनों का यूनिट डिफरेंट रहता है। तो कार्बन का 12 ग्राम 12 एएमयू, लेकिन सिर्फ 12 एएमयू है तो एक कार्बन के लिए, एंड 12 ग्राम है तो समझ लेना वो कितने कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, 6.022 10⁻23। उसी तरह से मैंने 18 ग्राम लिखा है यहां पर, तो आपको क्या समझना है कि 18 ग्राम मतलब कि यहां पर सर बात कर रहे कितने मॉलिक्यूल्स, 6.022 10⁻23 जितने मॉलिक्यूल्स को हम इकट्ठा करेंगे और उसका मास कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 18। समझ गए, राइट। चलिए अभी थोड़ा एक और एग्जांपल, NaCl अभी हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो NaCl में बच्चा लोग Na का मास कितना है 23, क्लोरीन का मास कितना है 35.5, तो इसका हम समेशन करेंगे तो वो बनेगा 58.5। समझ में आ रहा है। थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन ले दे, H2SO4, तो यहां पर देखिए कैसे लिखना है, 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, यस, फिर सल्फर का मास तो 32 अभी कितने ऑक्सीजन है 4, एक का मास कितना 16, तो अभी ये जो भी है उसका टोटल हम करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, इसका टोटल 98 बनता है। अब एक चीज साथ साथ में आपको मैं सिखा दूं बच्चा लोग, 98 जो भी मास हुआ
उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 98 इज इक्वल टू 2 प्लस 96। हाँ, अभी ऐसे मैंने क्यों लिखा, एग्जाम में नहीं लिखना है, समझाने के लिए एक चीज मैं आपको आगे सिखाना चाहता हूं। मैंने 2 प्लस 96 ऐसा क्यों लिखा, देखिए थोड़ा मैं इसको इस साइड ले लेता हूं। हाँ, 2 प्लस 96 मैंने इसलिए लिखा कि हमें पता है H2SO4 में बच्चा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, मतलब कि उसका मास हो गया 2। तो अभी जो रिमेनिंग SO4 है उसका मास कितना होगा, 96। यस और नो, SO4 का मास कितना, 96। तो ये आपको एक दिमाग में बिठा कर रखना है, जब जब आपको SO4 आएगा तो आपको एग्जाम में, हाँ आप समझ लिया कोई बड़ा 2, 3, 4 मार्क्स का एग्जाम्पल कोई भी कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको स्टेप बाय स्टेप, अभी जो भी हम ये लिख रहे हैं ऐसे धीरे 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 करके, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली डायरेक्टली आपको याद है तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए, या कैलसी में फटाफट कैलकुलेटर में कर दीजिए। बाकी आपको ये स्टेप बाय स्टेप वहां पर एक स्टेप अलग से लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं होती है। राइट, समझ गए। तो देखिए अभी मैंने एज ए एग्जांपल लिया CuSO4, मुझे ब्रैकेट में या कहीं पर भी Cu का मास दिया हुआ है, Cu का मास है 63.5। फिर अभी एक मेथड ये है कि मैं सल्फर का लिखूं 32, फिर 4 टाइम मास ऑफ ऑक्सीजन 16, देन उसका समेशन करूं, एक ये भी मेथड है। हाँ, स्पेशली आपको 1 मार्क्स VSQ दिया है, राइट, कि गिव द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4, तो आपको ये ऐसा थोड़ा शो ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन यार डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में कहीं पर जरूरत पड़ती है तो आप इसके जगह पर और ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 63.5 प्लस डायरेक्टली क्या लिख दिया मैंने यहां पर 96, क्योंकि मुझे पता है कि SO4 का ऑलवेज मास क्या होता है 96। तो किसी भी एलिमेंट में अगर आपने कहीं पर भी SO4 देखा तो आपको याद होना चाहिए कि H2SO4 का 98 है, तो आउट ऑफ दैट 98 96 तो कौन है भाई, मेरा SO4। तो ये एक ट्रिक मिल गई आपको यार, इजीली आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। हाँ, अभी थोड़ा मैंने और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस लिए। देखिए Al2SO4 थ्राइस, यहां पर एक्चुअली में जब VSQ आता है 1 मार्क्स का, आपको पूरा डिटेल लिखकर दिखाना पड़ेगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो 23। फिर देखिए ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना है समेशन, ये सल्फर में तो पता चलेगा कि S3 है तो 3 टाइम्स मास ऑफ सल्फर, तो 32। अभी आपको 4 प्लस 3 7 लिखना है या 12, कुछ भी नहीं, दिमाग बंद कर, एक्चुअली में 12 आंसर आता है। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि SO4 ये जो नीचे 3 लिखा है इसको बोलते थ्राइस, SO4 थ्राइस, मतलब SO4 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो कैसे, देखिए SO4 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 3 टाइम्स मैंने लिखा, तो फर्स्ट SO4 में कितने ऑक्सीजन, 4, दूसरे में कितने 4, तीसरे में कितने 4, तो हुए कितने टोटल 12। समझ में आ गया। तो सभी में 3 टाइम्स सल्फर है एंड टोटल देखा जाए तो कितना 12 ऑक्सीजन है, तो 12 इंटू एक ऑक्सीजन का मास 16। तो आप इसका भी समेशन करेंगे तो आप मास निकाल सकते हैं। यस, अच्छा है ना। चलिए अभी इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल दिए तो सिंपली बस इसको भी ऐसे 6 टाइम मास ऑफ कार्बन, 12 टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 टाइम मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका समेशन करेंगे। इसका मास मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि ये भाई जो भी मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इसका मास आता है 180। ये जो भी मॉलिक्यूल है जहां तक मैं नहीं भूलता हूं वहां पर इसका मास होता है 342। बाकी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर यार कैलकुलेटर सिखाने या समेशन सिखाने के लिए नहीं आई हूं, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए अभी यार इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हुए तो बच्चे कैसा लिखते हैं खबर, देखिए मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम मास ऑफ कार्बन देन ऑक्सीजन। ऐसा सिंगल सिंगल नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली ये लिखना है 2 टाइम क्या मास ऑफ नाइट्रोजन, राइट। मतलब ये पूरा इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे देखिए थोड़ा सिंपली समझा देता हूं मैं सिर्फ आपको। 2 टाइम मास ऑफ नाइट्रोजन देन मास ऑफ कौन कार्बन देन मास ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कितने 2 + 2 तो 4 टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन। मतलब
कैसा हो सकता है, देखा 2 टाइम नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास 14 है, चलिए कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 एंड 4 टाइम हाइड्रोजन मतलब 1। तो आप सोचेंगे सर ऐसे मतलब अलग अलग दिया है लेकिन उनका समेशन, हम तो कुछ समेशन नहीं करना है ना, तो डायरेक्टली हम समेशन कर सकते हैं। समझ में आया? देखिए कभी कभी आपको ऐसा नंबर दिया है 3 + 3 + 4, तो आप ऐसा भी कर सकते 3 + 3 6 + 4 10 10 + 5 15, मतलब कि आपको ऑलवेज इसी सीक्वेंस में नहीं जाना है 3 + 5 8 8 + 3 11, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन हमको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि 3 + 3 6 + 4 10 + 5 तो 15 हो गए। तो इसी तरह से आपको यार ऊपर नीचे मतलब कि टोटल जितने भी एलिमेंट्स है सिर्फ उनका जो भी मास है उनका समेशन करना है, तो समेशन आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। तो ये जो बच्चा कंपाउंड है ना, ये यूरिया कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? यूरिया। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स है कि उनका मास आपको ऑलवेज याद रखना है। आप सोचेंगे क्यों मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकता? कर सकते हो, लेकिन आपको यार क्विकली फास्ट 3-4 मार्क्स से कोई भी न्यूमेरिकल है या कोई भी ट्रिकी आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उस वक्त आपको पूरा दिमाग उस बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करने में या उस ट्रिकी क्वेश्चन के लॉजिक पर आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं उस वक्त? कैलकुलेटर में या फिर साइड में ये एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको सॉरी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कुछ कुछ कंपाउंड जैसे मैं आपको जो बताऊंगा कि वो कंपाउंड इन जनरल पूरे केमिस्ट्री में 11 12 में नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन बस सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अराउंड ही रहते हैं, सिर्फ उनके डिजिट्स वो लोग चेंज करते हैं, बाकी वो टीचर्स फेवरेट मॉलिक्यूल्स है। जनरली सभी क्वेश्चंस में सभी बुक्स में ज्यादा वही क्वेश्चंस सॉरी वही मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो यार वो सारे मॉलिक्यूल्स का भी लिस्ट चाहिए आपको? हाँ अभी बताता हूं आपको, राइट। पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आपने यूरिया का सीख लिया। चलिए यूरिया का मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है, यहां पर आंसर बनता है आपका 60। अभी ये जो मॉलिक्यूल आया C2H2O4.2H2O, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहां पर कंफ्यूज होते हैं या कहां पर फंस जाते हैं? ये डॉट में कंफ्यूज ये होता है कि सर यहां पर डॉट लिखा है तो सभी एलिमेंट के मास का डेफिनेशन यही है समेशन, तो समेशन करना है या मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है? यस, क्योंकि ये जो डॉट है ना ये केमिस्ट्री वाला डॉट है, मैथ्स वाला डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है। तो आपको सभी एलिमेंट्स का समेशन करना है। इसे कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी ये किस चिड़िया का नाम है वो थोड़ा धीरे धीरे आगे 1 2 3 चैप्टर के बाद मतलब जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा ये क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बट अभी तो ऐसा समझिए कि इसका क्या करना है, हमें समेशन करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। 2 टाइम्स मास ऑफ कार्बन, 2 टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 4 टाइम मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। फिर देखिए अभी आगे मैं कैसे करता हूं। अभी जो बचा हुआ ना उसे हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक मेथड ये है कि यहां पर हाँ एक चीज तो आपको याद रखना है, यहां पर आपको समेशन ही करना है, ये मत भूलना, राइट। अभी देखो ये हो सकता है कि 4 हाइड्रोजन का मास एंड 2 ऑक्सीजन का मास, आगे 2 है ना तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई, समझ लो मतलब कि 2 H2O के मॉलिक्यूल्स है तो दोनों के मास। और अभी आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो गई है, आपको याद है, धीरे धीरे आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी सीख भी रहे, एग्जाम तो बहुत दिनों के बाद देने वाले हो। तो ऑब्वियसली कि केमिस्ट्री के हर बंदे को H2O का मास तो पता रहता है 18, तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख दीजिए 2 × 18, क्योंकि ये जो H2O है उसका मास 2 + 16 = 18 हमें पता है। यस, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे 18, तो जो भी इसका समेशन होगा इट विल बी योर आंसर। समझ गए? तो मैंने हर टाइप के एक एक क्वेश्चन ले लिए। अभी भी एक और एक टाइप बचा हुआ है कि उस तरह के, हाँ इस तरह के फिर जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये मैंने ग्लूकोज लिया, उसी तरह से आपको ये शुगर, इथेनॉल, ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको पीछे यहां पर एक्सरसाइज में दिए हुए। लेकिन ये जो मैंने सारा कवर किया ना, वो क्या कवर किया है मैंने? टाइप्स कवर किए, इतने टाइप्स के आपके मॉलिक्यूल्स है और उन सभी टाइप्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए अभी उसके बाद हाँ ये थोड़ा गंदा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो भी मॉलिक्यूल है ना इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या? कॉम्प्लेक्स। नाम ये दिखने में कॉम्प्लेक्स है इसलिए, यस दिखने में समझो या जो भी समझो, 12th स्टैंडर्ड में जब बच्चा लोग आप आएंगे 12th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक है, वहां पर क्या चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस तरह के पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9,
वहां पर ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है, मतलब आपको भी 11th स्टैंडर्ड में आपको कितना याद रखना है कि इस तरह के जो ब्रैकेट वाले मॉलिक्यूल्स है ना, उसे कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। नाम भी नहीं याद रखो क्योंकि डोंट वरी, आपको तो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आना चाहिए। तो कैसे ब्रैकेट को मारो गोली, आपको तो सिर्फ वो याद रखना है कि जितने भी आपको एटम्स दिए हुए उनका जो भी मास बनता है सिर्फ उनका क्या करना है, समेशन। यहां पर कुछ ब्रैकेट ऐसा नहीं है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो देखिए कैसे मैं लिखता हूं, 3 टाइम मास ऑफ पोटेशियम, तो कितना आता है 39 प्लस, अभी हम बात कर रहे हैं Fe के बारे में, तो Fe का मास समझ लीजिए कि 56 है, राइट। फिर उसके बाद ऐसा लिख सकते हैं 6 टाइम मास ऑफ कार्बन प्लस 6 टाइम मास ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी मास ऑफ नाइट्रोजन लिखना है 14, मैंने नाइट्रोजन का सिंबल लिख दिया 14। तो ये क्या है, 6 टाइम मास ऑफ कार्बन 6 टाइम मास ऑफ नाइट्रोजन। और कुछ कुछ जगह पर आप यहां से आगे डायरेक्टली ऐसा भी लगता है 6 टाइम मास ऑफ कार्बन कितना है 12, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना 14, तो 12 प्लस 12 24 प्लस 2 26, डायरेक्टली आप 6 टाइम 26 ऐसा भी लिख सकते हैं। किसके लिए, पर्टिकुलरली इसके लिए, राइट। तो जो भी आपका मास बनता है सिर्फ आपको समेशन कर यहां पर लिखना, ये डिवाइड बाय मत समझना, हाँ ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, इसके जगह पर आप और ऐसा भी लिख सकते हैं 6 टाइम 26। तो जब भी आपको इस टाइप के ब्रैकेट वाले क्वेश्चन दिखे तो आपको सिंपली जो भी एलिमेंट्स दिए उनका जो भी मास बनता है उसका सिर्फ क्या करते जाना है, समेशन करते जाना है। तो आई होप कि बच्चों लोग आपको पूरा ये एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पूरा डिटेल में समझ में आ गया। एंड समझ से भी ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो और यार बढ़िया हो जाएगा। तो ये सारे मैंने आपको यहां पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए, देखिए स्टार्टिंग बेसिक वाले भी क्वेश्चन यहां पर चल रहे, फिर ये H3PO2 मतलब कि आपको थोड़े ज्यादा एटम्स दिए हुए, फिर ये SO4 वाला कंपाउंड, राइट, फिर CaCO3 एक है, फिर देखिए यहां पर AlOH थ्राइस दिया है, फिर ये डॉट वाला एक कंपाउंड मैंने आपको दिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिसके मॉलिक्यूलर मास आपको ऑलवेज याद करके रखना है। तो वो मॉलिक्यूल्स कौन से है, तो चलिए वो सारे मॉलिक्यूल्स का भी मैं आपको यहां पर एक लिस्ट बनाकर दे देता हूं। यस, चलिए फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मासेस। अच्छा चलिए, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मासेस में सबसे थोड़ा छोटा सा सिंपल सा रूटिंग से स्टार्ट कर दें, राइट। तो सबसे पहले हम जो ज्यादा यूज करते हैं वो है NaOH, राइट। तो NaOH का मास है बच्चा लोग 40। उसके बाद थोड़ा रूटिंग भी चलता है, एक HCl चलता है, तो Cl का 35.5 प्लस H1 36.5। फिर एक चलता है NaCl बहुत, तो यार NaCl का मास क्या होता है 58.5। फिर एक रूटिंग बहुत ज्यादा चलता है यूरिया, तो देखिए यूरिया, इसका फॉर्मूला है NH2CONH। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्यों दिया, क्योंकि कभी आप एग्जाम में शायद भूल गए यार यूरिया का मास क्या है, तो फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सिंपली सिर्फ नेम दिया है, फॉर्मूला नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, तो ये होगा यूरिया। इसके बाद अभी नेक्स्ट है वो है ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ग्लूकोज का मास भी आपको याद रखना, इट इज दी 180। चलिए, और एक एलिमेंट है भाई जिसका मास आपको याद रखने की जरूरत है, हाँ, इसे कहा जाता है शुगर, या दूसरा इसका नेम है सुक्रोज, और इसका फॉर्मूला C12H22O11 एंड इसका मास आपको याद रखना है 342। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए कि ये जो सारे मॉलिक्यूल्स यहां पर मैंने लिखे हैं, ये इन जनरल बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट यही ज्यादा
रिपीट होते, 2-3 एक और भी है 2-4, लेकिन वो इतने ज्यादा रिपीट नहीं होते। लेकिन जब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें बीच बीच में कंपाउंड्स आते जाएंगे और धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद होती जाएगी, राइट। तो आई होप बच्चा लोग कि आप लोगों ने पूरा ये एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास अच्छी तरह से समझ लिया है। इस सारे जो भी आपको यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए, राइट। एंड नेक्स्ट अभी इसके बाद आगे वाला जो हमारा कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट, राइट, मतलब पूरा मोल वाला पार्ट, तो उसके लिए मिलते हैं, तो ये प्रिपेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।